पूरे देश में 7 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए, जिसके परिणाम 8 सितंबर 2023 को घोषित कर दिए गए। इसमें टीएमसी को 1 सीट का फायदा हुआ तो वहीं सीपीआईएम को 1 सीट का नुकसान। इन परिणामों में कुछ अप्रत्याशित तो नहीं, लेकिन इन चुनाव से आगे इंडिया अलायंस और एनडीए का भविष्य क्या होगा 2024 में, बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, जो आपके साथ साझा कर रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। विधानसभा के उपचुनाव में 3 सीट बीजेपी जीती तो टीएमसी, सपा, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक एक सीट पर कब्जा किया। और टीएमसी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सपा और कांग्रेस यह इंडिया अलायंस के दल है। यदि अलायंस के हिसाब लें तो एनडीए 3 और इंडिया अलायंस को 4 सीटों पर विजय मिली। जो लोग केवल इतना सुनेंगे तो सोचना शुरू कर देंगे कि इंडिया अलायंस को फायदा मिलना शुरू हो चुका है। तो आइए नफा और नुकसान के बारे में जानते हैं। केरल से शुरू करते हैं तो यहाँ कांग्रेस ने अपनी सीट अपने पास रख ली, वो भी एक बड़ी मार्जिन से। चांडी ओमान ने अपने पिता ओमान चंडी का ही रिकॉर्ड तोड़ा। यहाँ पर इंडिया अलायंस की लड़ाई उन्हीं के सहयोगी सीपीआईएम से थी। झारखंड में जेएमएम ने अपनी ही डुमरी सीट जीत ली और उत्तराखंड में बागेश्वर की सीट बीजेपी ने अपनी अपने पास रख ली। तो उत्तर प्रदेश में सपा ने अपनी घोसी की सीट अपने पास रख ली, लेकिन आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, जिसका पूरा विश्लेषण करूंगा। त्रिपुरा में धनपुर सीट बीजेपी ने अपने पास रखी, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी से धूपगुड़ी की सीट को छीन लिया। लेकिन यहाँ भी इंडिया अलायंस अपने खिलाफ लड़ा। जहाँ टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस ने सीपीआईएम को समर्थन दिया था, तो वहीं बीजेपी ने त्रिपुरा की बक्सर नगर सीट सीपीआईएम से छीन ली। इन चुनाव में कहीं भी इंडिया अलायंस चुनाव नहीं लड़ा। वैसे उपचुनाव में कमजोर दल चुनौती देने की हालत में होते भी नहीं। इन चुनाव से पता चलता है कि चुनाव के मुद्दे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अलग अलग होते हैं, लेकिन जिनका प्रचार होता है वो मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे केवल प्रचार के लिए होते हैं। जनता इन मुद्दों पर किसी पार्टी को वोट नहीं करती, कम से कम निगम और विधानसभाओं में तो बिल्कुल ही नहीं। त्रिपुरा की बक्सर नगर सीट की बात की जाए तो वहाँ बीजेपी लगभग सारे वोट ले ली। यहाँ तक कि सीपीआईएम का उम्मीदवार भी अपनी जमानत नहीं बचा सका। यहाँ मुस्लिम बाहुल सीट थी और सभी उम्मीदवार भी मुस्लिम थे। त्रिपुरा के हिसाब से यहाँ बीजेपी की बड़ी जीत है, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य से अगर देखें तो इसका कोई महत्व नहीं। राष्ट्रीय परिदृश्य में बीजेपी को पश्चिम बंगाल से तगड़ा झटका लगने की उम्मीद थी, क्योंकि वहां पर बीजेपी के एमपी एमएलए जिस तरह से टीएमसी की तरफ जा रहे थे, उससे लगने लगा था कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहाँ 4 से 6 सीट ही मिले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की स्थिति देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अभी भी लड़ाई में है और लोकसभा में उसके 14 से 22 सीट जीतने को उम्मीद की जा सकती। 2021 में धूपगुड़ी से बीजेपी को 1,04,688 मत मिले, तो वहीं इस बार 93,304 मत मिले, यानी लगभग 11,000 से कुछ अधिक मत कम। और टीएमसी को पिछली बार 1,03,33 मत मिले थे, जो इस बार 97,613 मत मिले, यानी इनको लगभग 3,500 मत कम मिले। तो वोट दोनों पार्टियों का घटा है, बीजेपी का ज्यादा घटा है और टीएमसी का कम, यानी मतदाताओं में उत्साह नहीं था। फिर भी भाजपा वहां अभी लड़ाई में बनी हुई है। अब उत्तर प्रदेश की घोसी सीट की बात करते हैं तो बात करनी पड़ेगी को कौन से चुनावी मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करती। भ्रष्टाचार, महंगाई कोई मुद्दा नहीं था यहाँ, और न ही अपराध कोई मुद्दा था। यहाँ तो लाभ का मुद्दा था, जो जीतकर जनता को फायदा दे सके। जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ता तो है और पड़ा भी। यहाँ एक बहुत बड़ा संकेत मिला मुझे कि इस सीट पर गणित नहीं, केमिस्ट्री काम करती है। यहाँ पर पार्टी से अधिक कैंडिडेट महत्वपूर्ण है, और इसके लिए मैं आपको इस सीट के पिछले 6 चुनाव
का एक दृश्य दिखाता हूँ। 2002, 2007, 2012, 2017, 2022 और 2023 के उपचुनावों का लेखा जोखा पेश कर रहा हूं मैं घोसी सीट का। इस सीट पर मायावती, मुस्लिम और कैंडिडेट के ऊपर ही चुनाव का परिणाम डिपेंड करता है। यहां से फागू चौहान 3 बार जीत चुके हैं, जिसमें 2 बार बीजेपी की तरफ से और 1 बार बीएसपी से। लेकिन कैसे जीते तो देखिए, फागू चौहान 2002 में 45,873 वोट लेकर विजयी रहे, जबकि सुधाकर सिंह 38,187 मत लेकर दूसरे स्थान पर। लेकिन इनको जिताया किसने? तीसरे स्थान पर 32,778 मत लेकर के बीएसपी ने। बीएसपी के वोट बांटने के कारण ही फागू चौहान जीते। दूसरी बार फागू चौहान 2007 में जीते, लेकिन पार्टी बदल गई थी। वो इस बार बीएसपी से चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें 39,846 मत मिले और जीत भी गए। लेकिन इस बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 27,000 से अधिक मत लेकर बीजेपी को चौथे स्थान पर धकेल दिया, तो वहीं सपा को भी 32,000 वोटों के साथ हार के हवाले कर दिया था। फागू चौहान तीसरी बार फिर बीजेपी से 2017 में जीते, जबकि यहाँ पर मुस्लिम नेता मुख्तार अंसारी का प्रभुत्व 2012 से दिखने लगा था। 2017 में फागू चौहान को 88,298 मत मिले और 7,000 से अधिक मतों से विजयी हुए। सुधाकर सिंह को 59,256 मत मिले, जो तीसरे स्थान पर। इस बार फागू चौहान को जीत का सेहरा बंधवाया बीएसपी के उम्मीदवार मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने। अब्बास अंसारी ने 81,295 मत अर्जित किए। इस सीट से सपा के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने दूसरी बार जीत हासिल की है। इससे पहले वो 2012 में जीते थे, जिसमें उन्होंने बीएसपी के फागू चौहान को मात्र 1200 मतों से परास्त किया। लेकिन इस बार बीजेपी नहीं लड़ी और मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल से चुनाव लड़ गए थे और 44,000 से अधिक मत प्राप्त, और यही मुख्तार अंसारी का खड़ा होना बीएसपी की हार का कारण बना। इस बार का गणित पता है कि दारा सिंह को जनता ने दल बदलू और बाहरी के नाम से नकार दिया। दारा सिंह को केवल बीजेपी के वोट मिले, वो भी पूरे नहीं। बसपा का कोई उम्मीदवार न होने के कारण मायावती का वोट भी बीजेपी को कुछ तो मिला, लेकिन चौहान मतदाता खिसक कर सुधाकर सिंह की तरफ चला गया। एआईआईएम का कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं होने के कारण और न ही कोई मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा होने के कारण इस चुनाव नतीजे से साफ हो गया कि इस क्षेत्र में मुख्तार अंसारी गैंग का डर लोगों के दिल से बाहर निकला और उनका वोट बैंक सपा की तरफ गया है। बीजेपी इस सीट को बीजेपी के नाम पर नहीं जीत सकती जब तक कि मुस्लिम वोट का बंटवारा न हो या उम्मीदवार ऐसा हो जो मुस्लिम वोट अपने व्यवहार से ले सके। यहाँ इंडिया अलायंस जीत गया एक तरह से, लेकिन यह तसल्ली देने के लिए है। इंडिया अलायंस एक खौफ के मारों का अलायंस है, जिसमें अलायंस के नाम पर ये नाश्ता और डिनर पार्टी चला रहे हैं, लेकिन खुश होने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।